हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जो आपका बीएड सेकेंड ईयर है, उसमें आपका जो कोर्स 8 है, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है यूनिट 5 का। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है कि पटचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों या सोपानों पर सविस्तार अपने विचार प्रकट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे, जो 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए तो और मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझे, एक और चीज़ है कि एक क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मान लीजिए आप एमएड एंट्रेंस दीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन पाठ्यक्रम के मतलब सोपान नहीं है। समझे, तो ये चीज़ आप में होना चाहिए कि पाठ्यक्रम के सोपान मतलब कौन कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे, एक और चीज़ है, देखिए आपका 5 ही सोपान मतलब ज़्यादातर बुक में दिया है। समझे, लेकिन आपको सिलेबस में 7 सोपान पढ़ना है। समझे, कौन कौन 7 सोपान है, तो हम सातों सोपान के बारे में बताए हैं, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इसीलिए इस देखिए वीडियो, आपको पूरा चीज़ समझ आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन कि पटचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्ष या सोपानों पर सविस्तार अपने विचार प्रश्न करें, यानी रिवेल योर थॉट इन डिटेल ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। समझे, आइए प्रस्तावना देखते हैं। देखिए, पहले पाठ्यक्रम निर्माण कौन करता है, पहले ये समझ जाइए। देखिए, माध्यमिक स्तर पर यानी सेकेंडरी लेवल पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है वो एनसीईआरटी करती है। कौन करती है? आपका एनसीईआरटी करती है। समझे, और मतलब ये पूरा केंद्र के लिए। समझे, माध्यमिक का मतलब पूरा केंद्र के लिए कौन करती है? आपकी एनसीईआरटी करती है। और राज्य में तो आप जानते हैं जो होता है, तो वो आपका स्टेट बोर्ड यानी एसईआरटी करती है। समझे, तो यहाँ जो पाठ्यक्रम का निर्माण माध्यमिक स्तर पर कौन करता है? आपका एनसीईआरटी करती है। और आपका बीएड का जो हम लोग बीएड जो कर रहे होंगे, बीएड का जो पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करती है? तो एनसीटी करती है, याद रखिएगा। समझे, एनसीटीई। समझे, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जो आपके माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, पटचर्या का निर्माण करती है, कौन? एनसीईआरटी। और आपका जो बीएड का कौन करती है? तो एनसीटी। और आपका जो ये क्या इसको बोलते हैं, आपका राज्य स्तर पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, यानी स्टेट बोर्ड जिसे बोलेंगे, तो एससीईआरटी करती है। अब आइए, अब क्वेश्चन आपका प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। मतलब अभी का जो शिक्षा प्रणाली चल रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी बच्चा के अनुसार ही हमको पढ़ाना है, बच्चा की क्या आवश्यकता है। समझे, तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालकों की रुचि, आवश्यकताओं, क्षमताओं इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। फिर लिखा है, पटचर्या निर्माण का कार्य एक विशेष प्रकार का कार्य है, जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय समितियां, प्रधानाचार्य, शिक्षक आदि को सम्मिलित किया। देखिए, पटचर्या का जब निर्माण किया जाता है ना, तो जो एनसीईआरटी है, वो क्या करती है कि जब पटचर्या, तो उसका रूपरेखा मतलब सब जगह भेजती है कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या और चीज़ जोड़ा जा सकता है। तो उसमें कौन किसको किसको शामिल करती है? राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय समितियों को, प्रधानाचार्य को, शिक्षा आदि को क्या करती है? सम्मिलित किया जाता है। फिर लिखा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछ देता है आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और पूछ देगा फिर कि एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। याद रखिएगा, जो एनसीटी होता है, जो बीएड का सिलेबस बनाती है, उसका एनसीटी, उसका स्थापना 1995 में हुआ था, ये याद रखिएगा। समझे, माध्यमिक एनसीईआरटी माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करती है तथा इस पाठ्यचर्या को, देखिए पाठ्यक्रम दिया, पाठ्यचर्या बात बराबर है। समझे, तथा इस पाठ्यचर्या को राज्यों के शिक्षा विभाग तथा परीक्षा बोर्डों को अपनाने के लिए भेजती है। यानी देखिए, पूरा आपका जो अति केंद्र में पूरा भारत में एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी है ना, तो क्या करती है, जब निर्माण कर देती है पटचर्या को, तो क्या करती है कि इस पटचर्या को राज्यों के शिक्षा विभाग तथा परीक्षा बोर्डों को अपनाने के लिए भेजती है। फिर लिखा है कि एनसीईआरटी विशिष्ट विशेषज्ञों, मतलब जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो जो विषय का होगा उसका स्पेशलिस्ट जो होगा, विशिष्ट विशेषज्ञों, विषय शिक्षक मतलब जो विषय का शिक्षक होगा, एवं प्रधानाचार्यों के विचार विमर्श करके पटचर्या क्या करती है? निर्माण करती है। फिर लिखा है, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य एक सामूहिक कार्य है। सामूहिक कार्य मतलब इसमें
प्रधानाचार्य भी शामिल होता है, राष्ट्रीय आदमी, राष्ट्रीय मतलब एक केंद्र का आदमी, फिर क्षेत्रीय आदमी, मतलब सब आदमी शामिल होता है, समझे। तो वही कर रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य एक सामूहिक कार्य है, इसके लिए इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों तथा दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों और पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों के मूल्यांकन आदि की समझ पटचर्या निर्माणकर्ता को होना चाहिए। यानी आप पटचर्या बना रहे हैं तो उसमें जो चीज़ आप शामिल कर रहे हैं, मतलब जो उद्देश्य शामिल आप कर रहे हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम शामिल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको मतलब कौन कौन, आप जैसे यहाँ लिखा है इसके लिए इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों तथा मतलब अधिगम पाठ्यचर्या से जो उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा तथा दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों और पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों के मूल्यांकन आदि की समझ किसमें होना चाहिए, जो पाठ्यचर्या का निर्माण करता है उसको होना चाहिए। फिर लिखा है कि पटचर्या निर्माण से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व पटचर्या निर्माणकर्ता को पटचर्या से संबंधित सभी विचारणीय बिंदु को ध्यान में रखकर ही उससे संबंधित निर्णय लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि पटचर्या निर्माण से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व मतलब पटचर्या निर्माणकर्ता को क्या होना चाहिए कि पटचर्या से संबंधित सभी विचारीय बिंदु, मतलब जिस पर विचार किया जा सकता है उसको ध्यान में रखकर ही उससे संबंधित निर्णय देना चाहिए। ये अब देखते हैं पटचर्या निर्माण के प्रक्रिया के कौन कौन सोपान है। सोपान या पक्ष दे बात बराबर है। देखिए यहाँ पर 7 आपके सिलेबस में दिया हुआ, इसलिए 7 दिए ना था। नॉर्मली सब बुक में या आपको कोई भी जगह 5 ही पढ़ना है, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन आपका है। देखिए पहला आपका है कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, दूसरा है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, तीसरा आपका है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, चौथा है अधिगम स्थिति का चयन तथा संगठन, यहाँ लिखा है चयन तथा, यहाँ पे क्या लिखा है चयन तथा संगठन। फिर आपका है पांचवा है अधिगम अनुभवों का चयन, फिर अगला है संसाधनों का चुनाव, और लास्ट आपका है मूल्यांकन का नियोजन, मतलब मूल्यांकन कैसे करें। ये आपका 7 क्या हो गया, पटचर्या विकास प्रक्रिया का क्या हो गया, सोपान हो गया। आइए अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला आपका है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। देखिए लिखा हुआ है कि किसी भी स्तर की पटचर्या का निर्धारण करते समय छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए जब पटचर्या का हम निर्माण करेंगे तो उस समय छात्रों की आवश्यकताओं को हमको ध्यान देना, क्या उसकी आवश्यकता है। यानी बाल केंद्रित तो आपको पहले ही बताया है, समझे। तो रखना चाहिए क्योंकि सभी छात्रों की आवश्यकता भिन्न भिन्न, क्योंकि सब में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अतः एक कालावधि के लिए छात्रों के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए यह क्या लिखा है, अतः एक कालावधि के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने से पूर्व यह महत्वपूर्ण चरण है आवश्यकताओं का निर्धारण। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप एक कालावधि के लिए छात्रों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने से पूर्व यह महत्वपूर्ण चरण है आवश्यकताओं का निर्धारण। फिर लिखा है आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए निर्माणकर्ता को लक्षित, मतलब होता है जो लथी में देखना चाहते हैं, लक्षित छात्रों को पहचानना और उनका प्रोफाइल तैयार करना चाहिए, मतलब उसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानना चाहिए, समझे। मान लीजिए आप कोई छात्र, मान लीजिए 10 को छात्र के बारे में आप जाकर अध्ययन किए, 10 छात्र में एक ही लक्षण, मतलब एक ही चीज़ मिलता है, तो उसी के आधार पर आप कर सकते हैं कि छात्र की क्या आवश्यकता है, समझे। तो वही करा है कि आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए निर्माणकर्ता को लक्षित छात्रों को पहचानना और उनका प्रोफाइल तैयार है, जो पोर्टफोलियो जिसे बोला जाता है, प्रोफाइल तैयार करना चाहिए और इसी के आधार पर छात्रों की आवश्यकताओं का निर्धारण करना चाहिए। फिर लिखा है आवश्यकता निर्धारण के 2 उपाय है। पहला सर्वेक्षण करा है, इसमें निर्माणकर्ता सर्वेक्षण द्वारा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वो स्कूल में घूमूंगा सर्वेक्षण करेंगे, क्या तुम्हारी मतलब पूछ सकते हैं कि क्या आवश्यकता है, तो उससे भी हो सकता है मतलब शैक्षिक आवश्यकता, छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता का पता लगा सकता है। दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण। देखिए लिखा हुआ है आवश्यकता निर्धारण का दूसरा उपाय है विभिन्न उपलब्ध आंकड़ों, जैसे शिक्षा आयोग, देखिए जैसे आपका मान लीजिए कोठारी आयोग का रिपोर्ट है, उससे आप कर सकते हैं। आपका नई शिक्षा नीति जो था 1986 जो था, उससे भी कर सकते हैं, जो भी अथी है उससे आप कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आवश्यकता निर्धारण का दूसरा उपाय है विभिन्न उपलब्ध आंकड़ों, जैसे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, सरकारी नीतियाँ जो है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मतलब उसके आधार पर आप कर सकते हैं, का आधार पर छात्रों की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सकता है, समझे। तो ये आपका शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण हो गया। अब देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। पहला था आपका शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, दूसरा आपका है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, समझे।
दूसरा लिखा हुआ है कि छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ज्ञात करने के पश्चात पठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता को जब ज्ञात कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप पठचर्या के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि पठचर्या का क्या क्या उद्देश्य है। फिर लिखा है उद्देश्य निर्धारण करने का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है नियोजन करना, प्रयोजन उसकी पठचर्या में भूमिका को स्पष्ट करना है। यानी देखिए पठचर्या मतलब में कोई आप विषय वस्तु या कोई चीज़ आप शामिल किए हैं तो उसकी क्या भूमिका है ये मतलब बताने के लिए उसका उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, समझे। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है ना आप टीचर बनना है, तो वैसे ही मतलब यहाँ कह रहा है कि उद्देश्य निर्धारित करने का प्रयोजन उनकी पठचर्या में भूमिका को स्पष्ट, प्रयोजन मतलब होता है बनाना या प्लानिंग करना, तो वही कह रहा है कि उद्देश्य निर्धारित करने का प्रयोजन उनकी पठचर्या में भूमिका को स्पष्ट करना है। फिर लिखा है कि पठचर्या निर्माण के समय शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है मिलान, कह रहा है कि उद्देश्य का निर्धारण करते समय निर्माणकर्ता को इस बात का मिलान कर लेना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को निर्धारित कर रहा है वे अपने विशिष्ट लक्ष्यों के स्रोत से संबंधित है अथवा नहीं। ये कहने का मतलब जो आप है, मतलब जो आप शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं वो क्या है कि विस्तृत मतलब बड़ा मतलब विशिष्ट लक्ष्यों के स्रोत से संबंधित है कि नहीं, मतलब जो स्रोत जो अथी है उससे संबंधित है कि नहीं। दूसरा आपका है उत्कर्ष। देखिए उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। लिखा है हम जानते हैं कि पठचर्या छात्र के वर्तमान एवं भावी जीवन के निर्माण में बहुत महत्व रखती है, इसीलिए समय समय पर पठचर्या को एवं उनके उद्देश्यों को अंतरण मतलब होता है मतलब देखते रहना चाहिए क्या इसमें सुधार हो सकता है, अध्ययन करते रहना चाहिए तथा उनमें सुधार करते रहना चाहिए ताकि मानव जीवन तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। मान लीजिए 20 साल का जो शिक्षा पद्धति होगा अभी वही चीज़ पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, समझे। इसलिए 10-10 साल पर पठचर्या क्या होता है कि मतलब चेंज होते रहता है, समझे। तीसरा है कथन, शैक्षिक उद्देश्य के कथन स्पष्ट एवं तार्किक होने चाहिए जिससे छात्र निर्देशित निष्पत्तियाँ आसानी से समझ सके, जो उसमें दिया गया उसको जल्दी आसानी से समझ सके। उद्देश्य कथन में अस्पष्टता होने से छात्र एवं शिक्षक दोनों भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए कथन स्पष्ट होने चाहिए। ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रक्रिया दिशा होनी चाहिए। मतलब देखिए अब कथन आपका अस्पष्ट रहेगा जिससे क्या होगा, ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रक्रिया क्या हो जाएगी, दिशाहीन हो जाएगी। फिर आपका चौथा है उपयुक्तता। लिखा है सभी शैक्षिक छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो। जितना भी शैक्षिक उद्देश्य यहाँ छूट गया है सभी शैक्षिक उद्देश्य होगा, यहाँ पर उद्देश्य छूट गया लिख दीजिएगा, यहाँ पर उद्देश्य लिख दीजिएगा, उद्देश्य छूट गया है लिखिएगा। देखिए लिखा है सभी शैक्षिक उद्देश्य छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें तैयार करना चाहिए। मतलब रुचि और मतलब उपयुक्तता का मतलब होता है रुचि और आवश्यकता को ध्यान रखना चाहिए, समझे। फिर पाँचवा आपका है तार्किक वर्गीकरण। लिखा हुआ है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण तार्किक रूप से किया जाना, मतलब तार्किक मतलब एक अच्छे व्यवस्था में होना चाहिए। फिर आपका लास्ट है पुनरीक्षण। कह रहा है कि समय के साथ साथ छात्रों की आवश्यकताओं, ज्ञान के क्षेत्र एवं अनुदेशनात्मक नीतियों में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए उद्देश्यों का पुनरीक्षण करते रहना चाहिए। अब तीसरा आपका है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन। कह रहा है विषय वस्तु से हमारा अभिप्राय विषय के साथ साथ अधिगम अनुभवों से भी है। पठचर्या की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि छात्र ज्ञान अर्जन करके दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। फिर लिखा है विषय वस्तु के चयन कुछ मापदंड निम्नलिखित है। पहला है आत्मनिर्भरता, मतलब विषय वस्तु ऐसा पाठ्यक्रम पठचर्या में शामिल कीजिए जिससे बच्चा क्या हो, आत्मनिर्भर बने, समझे, आत्मनिर्भर बने। दूसरा है कि विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए, दूसरा महत्व है कि पठचर्या में ऐसा विषय वस्तु जिसका कोई महत्व हो। तीसरा आपका है वैधता, कि मतलब आप पठचर्या में जो विषय वस्तु जो शामिल किए हैं, जिस उद्देश्य के लिए शामिल किए हैं विषय वस्तु को, वो उद्देश्य प्राप्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझे, तो वैधता भी होना चाहिए। आपका चौथा है कि विषय वस्तु छात्रों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, चौथा क्या है, रुचि है। पाँचवा है उपयोगिता, कि मतलब विषय वस्तु जो शामिल करना है उसका उपयोगिता भी होना चाहिए, मतलब भावी जीवन में छात्र के। फिर आपका छठा है अधिगमतम। अधिगमतम मतलब होता है कि विषय वस्तु ऐसा ना चाहिए जो बच्चा उससे कोई चीज़ सीख सके, समझे, उससे क्या होगा कि सीख सके, समझे। फिर अगला है साध्यता। साध्यता मतलब ऐसा हो कि जिससे वो अच्छा समझ सके, समझे। आइए अब देखते हैं विषय वस्तु का चयन करने के बाद उसे सुव्यवस्थित करना चाहिए। सुव्यवस्थित मतलब संगठित करना चाहिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि विषय वस्तु का जब हम करने के बाद चयन करने के बाद उसे सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। चूँकि पठचर्या मूलतः अधिगम की योजना है, इसीलिए उसकी विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से सुव्यवस्थित करना चाहिए ताकि इससे शैक्षिक उद्देश्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके।
फिर आगे है कि विषय वस्तु को सुव्यवस्थित करने में 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला है क्रमबद्धता, मतलब क्रम में होना चाहिए। निरंतरता, मतलब हम बनाए रहना चाहिए। और तीसरा है एकीकरण। फिर आपका चौथा है इसमें अधिगम परिस्थितियों का चयन एवं संगठन। चौथा स्टेप आपका कौन है? अधिगम परिस्थितियों का चयन एवं संगठन। लिखा है, हम जानते हैं कि देखिए अधिगम परिस्थिति मतलब जहाँ पर अधिगम सीखने जा रहे हैं, मतलब स्कूल में ना आप जाकर सीखिएगा, तो वहाँ अच्छा चयन मतलब संगठन होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि स्कूल विद्यार्थियों का भी उतना ही होता है जितना कि शिक्षकों प्रधानाचार्यों का, और यह बात सरकारी स्कूलों के लिए विशेष रूप से सही है। फिर लिखा है, कक्षा में शिक्षक अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए और बच्चों की रुचियों और संभावनाओं के विकास के लिए उनमें उनमें आत्म अनुशासन का मूल्य और आदत डालना महत्वपूर्ण होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जहाँ बच्चा अधिगम करने जाएगा तो वहाँ पर अच्छा माहौल होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए और बच्चों की रुचि एवं संभावनाओं के विकास के लिए उनमें आत्म अनुशासन का मूल्य और आदत डालना महत्वपूर्ण है। फिर लिखा है, अधिगम परिस्थितियों के संगठन में शिक्षकों, प्रशासकों और प्रधानाचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए पाँचवा देखते हैं। पाँचवा है अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन। लिखा हुआ है कि किसी भी अधिगम अनुभव के सृजन से बालकों को उपलब्धियों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अधिगम अनुभवों को शैक्षिक उद्देश्यों तथा पाठ्यवस्तु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो अधिगम अनुभव को शैक्षिक उद्देश्यों तथा पाठ्यवस्तु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर लिखा है, हम ये भी जानते हैं कि शिक्षण एवं अधिगम अनुभवों द्वारा ही शिक्षण और अधिगम अनुभवों द्वारा ही अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कह रहा है कि हम ये जानते हैं कि शिक्षण और अधिगम अनुभव द्वारा ही क्या होता है? प्रभावशाली होता है। तो अनुभवों के लिए बालकों की स्वयं की क्रियाएं सबसे बड़ा साधन होती है। स्वयं की क्रिया मतलब उसको स्वयं मतलब करेंगे। स्वयं की क्रिया क्या होती है? बड़ा साधन होती है। अतः शिक्षक को प्रभावात्मक शिक्षण अधिगम के लिए स्वोद्देश्य क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं स्वोद्देश्य मतलब जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो, कुछ ना कुछ उद्देश्य हो। जैसे मान लीजिए उसको एजुकेशन टूर पर ले जाएंगे, तो मतलब जिससे उससे मतलब आप बच्चा वो चीज़ मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखे या करे, तो वही प्रभावात्मक शिक्षण उसी को कहते हैं। फिर लिखा है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षक का परम कर्तव्य यह है कि बालक को सीखने की क्रियाओं के लिए समुचित प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दे तथा उपयुक्त वातावरण एवं अवसर प्रदान करे, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक स्वउद्देश्य क्रियाओं को संपादित करने का क्या मिले? अवसर मिले। फिर आपका छठा है, लास्ट है कि संसाधनों का चुनाव। छठा आपका लास्ट नहीं, एक बाद एक और है। छठा आपका है संसाधनों का चुनाव, यानी चूज ऑफ रिसोर्स। लिखा है, पटचर्या के निर्माण में विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के अभाव में पटचर्या निर्माण का कार्य अत्यंत जटिल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि पटचर्या के निर्माण में विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के अभाव में पटचर्या निर्माण का कार्य क्या हो जाता है? अत्यंत जटिल हो जाता है। संसाधन केंद्र में 2 प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। पहला है मुद्रित संसाधन। देखिए मुद्रित संसाधन कौन होते हैं? जो लिखे हुए छपे हुए थे। जैसे मुद्रित संसाधन निम्न है, संदर्भ पुस्तक, रेफरेंस बुक जिसे बोलते हैं, तथा नियम पुस्तक। दूसरा है पाठ्य पुस्तकें। तीसरा है आवधिक पत्रिका मैगजीन। या आवधिक मतलब होता है महीना में आते रहता है। महीना में बहुत मैगजीन नहीं आता है, जैसे आपका सक्सेस मिरर होगा, ये सब। फिर आपका शिक्षण सामग्री। आइए देखते हैं अमुद्रित संसाधन। लिख रहा है कि अमुद्रित संसाधन में दृश्य सब उपकरण शामिल होते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, स्लाइड, मतलब जो ऑडियो विजुअल जो ऐड होते होते हैं वो होते हैं अमुद्रित संसाधन। अब देखते हैं मूल्यांकन का नियोजन, प्लानिंग असेसमेंट। लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का अंकन। लिखा है, पटचर्या का मूल्यांकन करने का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि प्रारंभ में पटचर्या के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मतलब मूल्यांकन कीजिएगा तब ना पता चला कि आप जो आप उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी किस सीमा तक हुई है। पटचर्या मूल्यांकन का उद्देश्य ये भी है कि पटचर्या में व्यापक दोषों का पता लगाना है, जिसमें पटचर्या में सुधार करके उसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। फिर लिखा है कि पटचर्या मूल्यांकन का अर्थ पटचर्या के विभिन्न घटकों, उद्देश्यों, विधियों, विषय वस्तु का मूल्यांकन करने से है। संपूर्ण पटचर्या के मूल्यांकन को निम्नलिखित चित्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है। समझे? बीच में मूल्यांकन लिख दीजिएगा। यहाँ पर मूल्यांकन लिख दीजिएगा, एक तरफ विधि लिख दीजिएगा, एक तरफ विषय वस्तु लिख दीजिएगा, एक तरफ उद्देश्य लिख दीजिएगा। समझे? तो ये आपका खत्म हो गया। आप निष्कर्ष अपना से लिख लीजिएगा। समझे? थैंक यू।